नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था हिंदी वर्णमाला पार्ट कह सकते हैं फर्स्ट था, और आज हम लोग देखेंगे पार्ट जो सेकंड है इसका। कल स्वर के बारे में आपको जानकारी प्रदान की गई, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है और स्वर का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं। आज अगर देखेंगे हम लोग हिंदी वर्णमाला का जो कह सकते हैं दूसरा प्रकार है वो है व्यंजन। व्यंजन की अगर बात की जाए तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, बगैर स्वर के हम व्यंजन को नहीं बोल सकते। जैसे अगर देखा जाए जो भी व्यंजन लिखे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये का लिखा हुआ है और इसमें हम हलंत लगा देंगे तो ये क्या है, ये एक व्यंजन है। और जब इसमें हम कोई स्वर लगा देंगे, जैसे अगर हमने आ लगा दिया है तो ये एक पूर्ण का बन जाएगा। उसके बाद जैसे इसमें हम बड़ा आ लगा देंगे तो इस प्रकार से क्या होगा, जो स्वर इसमें लगेगा उसी प्रकार से व्यंजन एक नया रूप धारण कर लेता है। देखिए व्यंजन की जो प्रकृति होती है वो विकलांग होते हैं और उन्हें सहारा कौन देता है, सहारा हमेशा उन्हें स्वर देता है। या फिर हम कह सकते हैं कि व्यंजनों की जो बैसाखी होती है वो क्या है, वो स्वर है। व्यंजन के परिप्रेक्ष्य में एक और कथन ये कहा जाता है कि इसका शुद्ध रूप जो होता है वो हल होता है या फिर हलंत वाला। एक आधे अपवाद जैसे हो गए जहाँ पर आधे अक्षर का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे लिखा हुआ है चट्टान लिखा हुआ है, तो जो ये हलंत वाला व्यंजन है ये क्या है, ये इसका शुद्ध रूप है। सामान्य रूप से इसकी एक पहचान और यहाँ पर हम लगाएंगे कि जब हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं और व्यंजन संधि में जो संधि युक्त हमारा शब्द होता है जब उसका हम विच्छेद कर देते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर दिग्गज लिखा हुआ है, दिग्गज लिखा हुआ, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दिक धन गज हो जाएगा। तो व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जब उसका हम विच्छेद करते हैं, उसका जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें हमेशा व्यंजन लगा रहता है। एक आधे अपवाद है उनको हम छोड़ दें, अन्यथा सभी उदाहरणों में क्या होता है कि जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो व्यंजन अवश्य लगा होगा। कई बार ये प्रश्न गलत भी हो जाते हैं, जैसे ऑप्शन में रखते हैं एक में व्यंजन लगा देते हैं, एक व्यंजन नहीं लगाते हैं, तो व्यंजन संधि में वही उदाहरण सही माना जाएगा जिसमें व्यंजन लगा हो। आगे हम देखते हैं सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जो व्यंजन की संख्या मानी गई है वो 33 मानी गई है। 33 में अगर देखते हैं तो इसे हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए जो 33 व्यंजन है इनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, और इसमें जो दो बताए गए हैं ये उच्छिप्त व्यंजन है, इनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे ये कह सकते हैं कि 33 + 2 कह सकते हैं कि इनको ये हो गए हैं 35। तो कौन कौन से व्यंजन के प्रकार हैं जो इसमें सम्मिलित होते हैं, अर्थात इन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं। सबसे पहले जो हमारे व्यंजन आते हैं, पहला प्रकार ये बताया गया है स्पर्श व्यंजन के विषय में, इनकी संख्या 25 मानी गई है। स्पर्श व्यंजन के विषय में ये कहा जाता है कि ये ऐसे व्यंजन होते हैं जो मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करते हैं, जैसे कंठ हो गया, उसके बाद में तालव्य हो गया, मूर्धा हो गया, या फिर दंत हो गया, या फिर ओष्ठ हो गया। सबसे पीछे का जो हमारा भाग होता है मुख का उसे हम कंठ कहते हैं। कंठ के बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब उसे तालु कहते हैं या तालव्य कहते हैं, और तालु के बाद जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उसे हम मूर्धा कहते हैं। यानी कि चाय और दूध पीने से जो कह सकते हैं कि एक मुख का हमारा भाग जो छिल जाता है वो मूर्धा छिलता है, और हम कहते हैं हम कि तालु जल गया है, परंतु छिलता क्या है, मूर्धा छिलता है। मूर्धा के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो दंत आ जाता है, यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें अपनी जीभ को दांत से स्पर्श करना पड़ता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगले जो आते हैं वो ओष्ठ आते हैं, अर्थात यदि उन व्यंजनों को हमें बोलना है तो हमें अपनी ओठों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तभी उनको हम बोल सकते हैं, अन्यथा उनको हम बोल नहीं पाएंगे। तो स्पर्श व्यंजन यानी कि जब इनको हम बोलेंगे तो कोई ना कोई हमारे मुख का अंग हमारी जिह्वा से, हमारी रचना से, माफ कीजिए रसना से स्पर्श करेगा, उसे ही स्पर्श व्यंजन कह दिया गया है। इनकी संख्या 25 मानी गई है। देखिए हमारे जो वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग पाए जाते हैं। कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया और पवर्ग हो गया। तो हर वर्ण में 5-5 वर्ण होते हैं, तो एक वर्ग 5 वर्ण, इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं वो 25 हो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि हिंदी वर्णमाला में जो हमारे स्वर हैं या जो व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थल कौन सा है। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि का उच्चारण स्थल कौन सा है, या फिर चा का उच्चारण स्थल कौन सा है, या कह सकते हैं कि आ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ये बहुत साधारण प्रश्न है। आज हम लोग देखेंगे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार से इसे हम बोलेंगे। देखिए करना क्या है, आपको ये जो भी वर्ग लिखे हुए हैं इन्हें क्रम में लिख लेना है। उसके बाद में एक छोटा सा हम सूत्र देखते हैं इस प्रकार से, कतमुदो सूत्र, कतमुदो सूत्र जी, ये कतमुदो सूत्र है।
जिसके माध्यम से हम पूरे वर्ग की परिभाषा दे सकते हैं या पूरे वर्ग की हम पहचान कर सकते हैं। ध्यान देंगे, इसे लिखा हुआ है का, तो का से होता है कंठ। उसके बाद लिखा है ता, तो ता से क्या होता है? ता से होता है तालु या तालव्य। मुंह, मुंह से क्या होता है? मूर्धा या मूर्धन्य। उसके बाद लिखा है दा, दा से होता है दंत्य। उसके बाद लिखा है ओ, ओ से क्या होगा? ओ से होगा ओष्ठ। हाँ, ध्यान रखेंगे। देखिए ये पूरा वर्ग जो है कतमुदो सूत्र से स्पष्ट हो गया है, अर्थात का से हो गया कवर्ग और ता से क्या हो गया? कंठ हो गया। पूरा कवर्ग कहाँ से बोला जाएगा? पूरा कवर्ग कंठ से बोला जाएगा, अर्थात का खा गा ये कहाँ से बोला जाएगा? ये कंठ से बोला जाएगा। उसके बाद चवर्ग में जो चा छा झा आ गए ये कहाँ से बोले जाएंगे? ता आता है तो ता से हो गया तालु। ये सब वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। उसके बाद टा के आगे मुंह लिखा है, इसका मतलब हो गया मूर्धन्य, अर्थात जो टवर्ग होगा वो कहाँ से बोला जाएगा? वो मूर्धा से बोला जाएगा। उसके बाद में ता के आगे लिखेंगे हम दा, दा से हो गया दंत, और जो ये तवर्ग होगा ये कहाँ से बोलेंगे? ये हम लोग दंत से बोलेंगे, अर्थात ता था दा धा, इनको यदि हमें बोलना है तो हमारी जो रसना है, जो हमारी जीभ है, उसे हमें ऊपर वाले दांत का जो भीतरी हिस्सा है उसमें स्पर्श करना पड़ता है। अगर हम स्पर्श नहीं करेंगे तो हम ता था दा धा नहीं बोल पाएंगे। उसके बाद में जो आता है हमारा पवर्ग, पवर्ग के आगे हमने ओ लिख दिया, ओ का मतलब क्या है? ओष्ठ। तो पा फा बा भा ये हम कहाँ से बोलेंगे? ये हम ओष्ठ से बोलेंगे। हम पा फा बा भा मा अर्थात पवर्ग को मुंह खोल करके नहीं बोल सकते हैं, जब हमारी ओंठें स्पर्श करेंगी तभी इन वर्णों को हम बोल सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके स्पर्श व्यंजन जो कहाँ से बोले जाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्थल। अभी कुछ शेष हमारे पास स्वर बाकी हैं, कुछ व्यंजन भी बाकी हैं, उनका उच्चारण स्थल भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि हमने बताया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनके बारे में कतमुदो सूत्र। परंतु जो आपका ये पंचम वर्ण है जिसे हम लोग यंगर्णम कहते हैं, इसको यहाँ से हटा देना है। इसको हम कहाँ ले जाएंगे? इसको हम ले जाएंगे नासिका से। जी, इसे हम कहाँ से बोलते हैं? इसे हम नासिक से बोलते हैं। इसे हम यंगर्णम भी कह सकते हैं, इसे हम नाक से बोलते हैं। प्रश्न पूछा जाए कि बताइए यहाँ का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये चवर्ग में आ रहा तो तालु से बोला जाएगा। ये कहाँ से बोला जाएगा? ये बोला जाएगा नासिका से, अर्थात इसको बोलने के लिए हमें नाक पर जोर डालना पड़ता है। तो जो हमारा पंचम वर्ण है, सभी वर्गों का जो पंचम वर्ण है वो कहाँ से बोलते हैं? वो हम नासिका से बोलते हैं। अभी हम आगे और देखेंगे जो हमारे शेष वर्ण बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे कौन कौन से बचे हुए हैं। तो सबसे पहले लिखा है भैया कवर्ग अर्थात का से कंठ। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आ जाएगा आपका ह्रस्व आ, दीर्घ आ, उसके साथ साथ इसमें आपका विसर्ग भी आ जाता है, इसी में आपका हा आ जाता है। ध्यान रखेंगे संस्कृत का सूत्र भी है कि आकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, अर्थात आ हा, और जो पूरा कवर्ग है आ कुहा विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये कहाँ से बोला जाएगा? ये कंठ से बोला जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं अगला जो हमारा बताया गया है चवर्ग। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से आते हैं। इसमें भैया छोटी ई, इसका संस्कृत में सूत्र है इचु ईसा नाम तालु, तो इसमें ई आ गया। उसके बाद में दीर्घ ई आ गया, उसके बाद इसमें या आ गया, और इसमें एक और आ जाता है तालव्य सा आ जाता है। आपको ध्यान रखना है जो तीनों सा होते हैं, कहते हैं सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न कर देता है। 2019 में जब यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो उसमें ये सा बना दिया गया था और पूछा गया था बताइए कौन सा सा है। तो आप जो सा जैसा जो जिसका उच्चारण है उसी क्रम में आप उसे रखें। तो ये कौन सा है? ये तालव्य सा है। हमेशा इसे तालव्य सा कहें, सलजम वाला सा ना कहें, अन्यथा आपका गलत हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो भैया हमारा आता है इसमें टवर्ग आता है, तो इसका भी एक सूत्र बना दिया गया है। ध्यान रखेंगे कौन सा सूत्र है। सबसे पहले इसमें आपका रा आता है। एक और प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, जो रा है और ला ये दंतमूल माने जाते हैं, अर्थात इनको बोलने के लिए हमें दांतों पर सबसे ज्यादा प्रहार करना पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे इसका सूत्र है ऋटु ऋषानाम मूर्धा। तो इसमें रा आ गया, इसमें आपका री आ गया, और इसी में आपका मूर्धन्य सा आ गया। इसे षटकोण वाला सा कहते हैं, परंतु आज से आप इसे क्या कहेंगे? इसे कहना है आपको मूर्धन्य सा। उसके बाद ध्यान देंगे अगला जो आता है ये दंत वर्ग आ जाता है, जिसमें सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें एक सा सम्मिलित हो जाता है। ये आपका दंत सा है, जिसे हम लोग सब्जी वाला सा भी
कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये दंत सा इसमें सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद में इसमें ध्यान रखेंगे जो कह सकते हैं कि पवर्ग है जो ओष्ठ से बोला जाता है, इसे कहते हैं उपउपधमानाम ओष्ठा, अर्थात इसमें छोटाऊ और बड़ाऊ इसी में सम्मिलित हो जाता है। छोटाऊ और बड़ाऊ इसमें सम्मिलित हो जाता है। आगे अगर देखें तो जो कुछ शेष बचे हुए हैं इसमें, उनको भी हमें देखना होगा कि कौन से जो कह सकते शेष बचे हुए हैं। एक और इसमें शेष बच गया है जो आपका अंग है, ये भी नासिक की में जाता है, अंग नासिक की में जाता है। अब तो कुछ शेष बचे हुए हैं, स्वर बचे हुए हैं जो संयुक्त रूप से बोले जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्वर इसमें संयुक्त रूप से बोले जाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर वा बचा हुआ है, लिखेंगे दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, इसे दंतोष्ठ भी कह सकते हैं। तो जो वा है वो कहाँ से बोलेंगे, दंत प्लस ओष्ठ से बोलेंगे। आगे से बचा है ओ, आओ और आ, इस प्रकार से इसे कहाँ से बोलते हैं भैया, इसे हम लोग बोलते हैं ओष्ठ प्लस कंठ से, ओष्ठ प्लस कंठ से, ध्यान रखना है। एक और इसमें बचा है ए और आई, ए और आई बचा है, इसे हम बोलते हैं कंठ प्लस तालु से, कंठ प्लस तालु से। तो ये हो गए आपके उच्चारण स्थल, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर एक और बिंदु रह गया है शेष, जो हमारे संयुक्त अक्षर आते हैं, छात्र आज्ञा स्रा, ये जो संयुक्त अक्षर आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आगे जब हम संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे तो उसमें ये देखना है कि संयुक्त वर्ण की रचना में जो हमारा प्रारंभिक वर्ण है वो कहाँ से बोला जा रहा है, उसी प्रकार से हमारा संयुक्त वर्ण भी उसी क्रम में मान लिया जाता है। जैसे हम देखेंगे, एक उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, संयुक्त वर्ण की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर छा, तो छा को मिलाते हैं हम लोग का प्लस मूर्धन्य सा, का प्लस मूर्धन्य सा को जब हम मिला देते हैं तो हमारा कच्छा वाला छा बन जाता है। और अभी आपको बताया गया कि का को हम कहाँ से बोलते हैं, ध्यान दीजिए, का को कवर्ग हम कहाँ से बोलेंगे, कंठ से बोलेंगे। तो छा कहाँ से हम बोलेंगे, छा भी हम कंठ से ही बोलते हैं। तो ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। अब हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन के भी कुछ प्रकार बता दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें देखें तो घोषत्व के आधार पर स्पर्श व्यंजन, घोषत्व का मतलब होता है कंपन। इसमें एक प्रकार इसका हो गया अघोष हो गया, दूसरा इसका प्रकार हो गया सघोष। अघोष का मतलब ये होता है कि जिनको बोलने पर हमारी जो स्वर तंत्र है उसमें कंपन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अघोष कहते हैं। दूसरा इसमें आ गया सघोष। सघोष का तात्पर्य है कि जिनको बोलने पर जो हमारा स्वर तंत्र है उसमें कंपन उत्पन्न हो जाए, उसे हम सघोष कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि कभी भी परीक्षा में होता क्या है कभी कभी कि ना तो वो अघोष पूछते हैं ना तो वो सघोष पूछते हैं। वो इस प्रकार से पूछते हैं कि बताइए इसमें घोष वर्ण कौन सा है, ये प्रश्न पूछते हैं कि बताइए इसमें घोष वर्ण कौन सा है। तो जब घोष वर्ण की बात होती है तो उसे हमेशा सघोष ही मान लिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे अघोष कौन है और सघोष कौन है। देखिए वैसे तो इसमें बहुत से फार्मूले चलते हैं, पर तो हमें वो ध्यान नहीं रखना है। हमें सीधा साधा ये ध्यान रखना है कि वर्णमाला में जो आ का स्थान है वो पहले है और सा का स्थान बाद में आता है। जो आपके प्रारंभिक दो वर्ण होंगे, सभी वर्णों के जो माफ कीजिए सभी वर्गों के जो प्रारंभिक दो वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अघोष। आपको ध्यान रखना है, उन्हें कहते हैं अघोष। वर्णमाला में सा का स्थान बाद में आता है, तो जो अंतिम के आपके सभी वर्गों के जो अंतिम के तीन वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भैया सघोष कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, उन्हें सघोष या घोष कहा जाता है। उसके बाद आते हैं प्राणत्व के आधार पर स्पर्श व्यंजन। देखिए प्राणत्व का मतलब यहां पर हम ये लगाएंगे हवा के माध्यम से, अर्थात जब हम कोई व्यंजन बोले तो हमारे मुख से कितनी हवा निकलती है। तो इसमें क्या होता है, अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब ये होता है कि कम हवा निकले। महाप्राण का मतलब ये होता है कि ज्यादा हवा निकले। फिर से हमें वही नियम देखना है कि वर्णमाला में आ का स्थान पहले आता है, तो जो अघोष आपने लिखा है उसमें जो पहला वर्ण होगा वो क्या होगा, वो अल्प प्राण होगा। उसके बाद में मां का स्थान वर्णमाला में बाद में आता है, तो जो दूसरा होगा वो क्या होगा, वो महाप्राण होगा। फिर यही क्रम हमें यहां पर देखना है कि सघोष में जब हम पहुंचेंगे तो वर्णमाला में क्या होता है कि आ का स्थान पहले आता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अल्प प्राण। उसके बाद में फिर से ध्यान देना है कि नंबर 2 पे क्या है कि मां का स्थान बाद में आता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया महाप्राण। उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से ये अल्प प्राण आ जाएगा।
जी। अगर इस प्रकार से कोई भी अल्प प्राण आए या महाप्राण आए या अघोष आए, सघोष आए, इनमें से कोई भी वर्ग आए, तो ये जो कह सकते हैं कि एक सारणी तैयार की गई है, ये आप अपने मस्तिष्क में इसकी एक छाप बना लीजिए। कभी भी आपके उच्चारण के आधार पर जो चाहे स्वर पूछे जाएं, चाहे व्यंजन पूछे जाएं, ये गलत नहीं होंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्वर के जो माफ कीजिए व्यंजन के जो अन्य प्रकार हैं उनकी व्याख्या होगी। जल्द से लिख लेंगे भैया, सारणी अवश्य तैयार कर लें। जी ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम अब देखते हैं कि हमारे जो व्यंजन हैं उनके जो अन्य प्रकार इसमें कौन कौन से हैं। व्यंजन के अन्य प्रकार। तो ये तो होगा स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या मानी गई 25। अब हम लोग देखते हैं, इसी में आते हैं अगले जो व्यंजन के प्रकार आते हैं उन्हें अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन। हाँ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की विशेषता ये होती है कि ये सामान्य रूप से कुछ कुछ दंतमूल से मिलते हैं। कौन कौन से हैं? इनकी संख्या भैया 4 है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, चाहे अधीनस्थ हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। ये बहुत साधारण प्रश्न है और हजारों बार इसे पूछा गया है। तो कौन कौन से हैं ये? यारा लावा। देखिए, जब आगे आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो हम पहला सूत्र बताएंगे कि सामान्यतः तीसरा आए पहले या फिर चौथा आए या अंतस्थ आए या उस संघर्षी व्यंजन आए, तो आपको ध्यान रखना कि जहां पर अंतस्थ की बात होगी वहां पर आप या अलावा समझ जाएंगे। उसके बाद में इसमें व्यंजन का अगला प्रकार जो आता है उसे कहा गया है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन इन्हें इस कारण कह दिया गया है क्योंकि इनको बोलने पर हमें समान ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इनकी संख्या भैया 4 है। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। कौन कौन से? जो हमारे 3 सा हैं और जो अंतिम में जो हा बचता है। बताइए पहला सा कौन सा होगा? जी, पहला तालव्य सा होगा, उसके बाद में मूर्धन्य सा होगा, उसके बाद में दंत सा होगा, उसके बाद में हा होगा। तो ये क्या है? ये है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। उसके बाद में इसमें अगला जो आता है उसे कहा गया है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन की अगर बात की जाए तो इनके विषय में यह कहा जाता है कि इनकी रचना बाद में हुई थी और व्याकरण को शुद्ध करने के लिए या व्याकरण के शुद्ध उच्चारण के लिए इनकी रचना हुई थी। तो कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है? देखिए, सबसे पहले इसे आप लोगों ने पढ़ा था ढा के विषय में। ढा से क्या लगाया? ढा से कह दिया गया ढक्कन, परंतु ढा का भी एक अर्थ आ गया, जैसे कहा गया आजमगढ़, अलीगढ़। तो इस प्रकार से इसमें इसके नीचे एक बिंदी रख दी गई और इसे क्या कह दिया गया? इसे कह दिया गया उच्छिप्त व्यंजन। उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा था डा के विषय में, डा से डमरू। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या हुआ कि इससे पहले जो आपने पढ़ा था अड़ा, ये वाला अड़ा, तो इस अड़ा को हम कहते हैं ना वाला अड़ा। जैसे हमें लिखना है पुण्य, तो हमें इस प्रकार से पुण्य लिख देते हैं। तो ये तो अड़ा है, फिर इसे ना हमने क्यों बोल दिया है? तात्पर्य होता है कि ये जो अड़ा है इसे हम ना वाला अड़ा भी कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, हमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चों को भी हो जाती है कि आखिर किस अड़ा का किस समय हमें प्रयोग करना है। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करते हैं कि जब सामान्यतः कोई भी शब्द लिखा हो और उस शब्द वाले अड़ा में यदि हम ना लगाएं और बोलने में अच्छा लगे तो वहां पर हम इस अड़ा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है यहां पर रामायण, रामायण लिखा हुआ है। अगर इसे हम रामायण कहें तो जो उच्चारण होगा वो बहुत भद्दा नहीं लगेगा। तात्पर्य है कि उच्चारण जो होगा वो अच्छा उच्चारण हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस अड़ा का प्रयोग हम ना के परिप्रेक्ष्य में कर सकें वहां पर कौन सा अड़ा आएगा? वहां पर ये ना वाला अड़ा आ जाता है। और जिस अड़ा का प्रयोग हम ना के परिप्रेक्ष्य में ना कर सके वहां पर ये डा वाला अड़ा आ जाता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है यहां पर रबड़। अब रबड़ को हम रबड़ नहीं कह सकते हैं, रबड़ ही कहेंगे, परंतु रामायण को हम रामायण कह सकते हैं। तो जहां पर ना आ पाए वहां पर हम क्या करेंगे? इस डा वाले अड़ा का प्रयोग हम कर सकते हैं। ध्यान देंगे आखिर इन्हें उच्छिप्त क्यों कह दिया गया? देखिए, सामान्य रूप से जो हमारे नासिक के व्यंजन हैं या जो उच्छिप्त व्यंजन हैं ये वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। जैसे जो बच्चे वर्णमाला पढ़ते हैं उनकी जो किताब होगी तो लिखा होगा का से कबूतर, इस प्रकार से लिखा होगा, और अंत में जो ये उआ या अंगा होता है इस प्रकार से इसे एक बड़े से लाल डिब्बे में बंद कर देते हैं। देखिए, जो अन्य हमारे 4
जो वर्ण हुए उनका रंग अलग होगा और जो इसका रंग होगा वो अलग होगा। कारण ये होता है कि जो हमारे नासिक के होते हैं वह जो उच्छिप्त होते हैं, इनसे किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। कोई भी ऐसा आप शब्द बताइए जिसके प्रारंभ में ढ़ा या अड़ा या उआ ये आए, ये कभी भी नहीं आ सकते हैं। अगर आएंगे तो वह व्याकरण की दृष्टि से शब्द शुद्ध नहीं माने जाएंगे। किसी भी शब्द का प्रारंभ हम इनसे नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि वर्णमाला में इनके लिए अलग से लाल डिब्बा पीला डिब्बा बना दिया गया है, स्वतंत्र रूप से इन्हें नहीं रखा गया है। और इनकी भी वही विशेषता हम मानते हैं कि ये बाद में बनाए गए हैं, व्याकरण को सरल करने के लिए और शुद्ध उच्चारण के लिए इनकी रचना की गई है, इसलिए इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कह दिया गया है। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? इनकी संख्या 2 मानी गई है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे संयुक्त व्यंजन आते हैं या जो संयुक्त अक्षर आते हैं, ये भैया लिख लेंगे, साथ में लिखते चलेंगे। चलिए ये लिखा है, हम इधर बता रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन के विषय में या संयुक्त अक्षर के विषय में। देखिए कौन कौन से संयुक्त अक्षर हैं, आपको ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त वर्ण हैं वो कितने हैं? वो 4 हैं। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है? 4 है। ध्यान दीजिए कौन से हैं। सबसे पहला हो गया भैया छा। ध्यान रखना है, छा की रचना जो हुई है वो का प्लस मूर्धन्य सा, इसको मिलाकर के क्या बन गया है? छा बन गया है। बहुत बार परीक्षा में यह पूछा गया कि बताइए वर्णमाला में छा का स्थान किसके बाद आता है, तो हम करते क्या हैं? कह देते हैं कि हा के बाद आता है, क्योंकि वर्णमाला हमने पढ़ी है, हमें पता चला कि ये हा के बाद आ गया है, जो पूर्णतः गलत होता है। तात्पर्य यह है कि इसकी रचना हुई है का को मिला करके, का में सा मिला दिया गया है, यानी कि महत्वपूर्ण का हो गया, तो जो का के बाद ही इसका स्थान वर्णमाला में माना जाता है। उसके बाद में ध्यान देंगे जैसे लिखा हुआ है त्रा, तो त्रा की रचना ता प्लस रा। अब प्रश्न पूछा जाए कि बताइए वर्णमाला में त्रा का स्थान किसके बाद आता है, तो ता के बाद आता है। उसके बाद में अगला भैया इसमें हो गया ज्ञा, तो इसकी रचना हुई है जा प्लस इया से। उसके बाद अगला आता है भैया इसमें स्रा, ये बहुत बाद में जोड़ा गया है। जब आप लोग या कह सकते हैं कि हमारे जब पेरेंट्स पढ़ते थे तब ये स्रा हमें देखने को नहीं मिलता था। उसके बाद में इसकी रचना किस प्रकार से करेंगे? सा और रा, इसको जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? ये बनता है स्रा। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने देखा कि हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। उसमें अंतस व्यंजन 4 हैं, उपसंघर्षी 4 हैं, उक्षिप्त 2 हैं और संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4 हैं। अब हम देखेंगे क्या हमारे वर्णमाला में 52 वर्ण आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं, कुछ ज़्यादा तो नहीं बढ़ गए हैं, कुछ कम तो नहीं हो गए हैं, यह हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग वो लिख लेंगे, ध्यान दीजिए। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था स्वर के विषय में, तो स्वर के विषय में आपको बताया गया था कि स्वर कितने हैं जी। स्वर के विषय में हमने ये बताया कि जो मूल स्वर हैं वो कितने हैं? 3 हैं। जो स्वतंत्र स्वर हो गए वो 10 हो गए, और री का जो स्थान है वो भी किसमें रख देते हैं? वो स्वर में ही रख देते हैं, क्योंकि री की मात्रा का प्रयोग हम किसमें करते हैं? सभी व्यंजनों में करते हैं। ये री की मात्रा लगी हुई है। तो स्वर भैया कितने हो गए हैं? स्वर 10 + 1 हो गए हैं 11। उसके बाद में इसी में 2 आपको अयोगवाह बताए गए थे। अयोगवाह, अंग और आह ये क्या हैं? ये हैं अयोगवाह। अब ध्यान रखेंगे, अब ये तो हो गए हमारे, कह सकते हैं कि स्वर अयोगवाह मिलाकर के हो गए 13। उसके बाद देखेंगे इसमें व्यंजन में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी बताई गई? 25 बताई गई। उसके बाद भैया इसमें आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी बताई गई जी? इनकी संख्या बताई गई 4। उसके बाद इसमें बताए गए ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने बताए गए? इनकी संख्या भी बताई गई 4। उसके बाद इसमें बताए गए उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी बताई गई? 2 बताई गई। इसमें आ गए संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर। संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर, देखिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन नहीं कह सकते हैं। कारण क्या है कि सामान्य रूप से इसमें संयुक्त व्यंजन कहने का प्रमुख कारण ये नहीं है इसमें, क्योंकि जो इसमें प्रारंभिक होते हैं वो क्या हैं? वो सब व्यंजन हैं। उसके बाद में जो व्यंजन आए हैं उनमें सब में आ स्वर लगा हुआ है। यही कारण होता है कि इन्हें हम संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण कह सकते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई है 4। अब आप लोग गणित का काम करेंगे, गणना करेंगे। गणित हमारी कमजोर है, बताइए कितने हो गए हैं कुल? जल्दी से जोड़िए। हाँ देखिए हो गए 52। अगर 52 हो गए हैं तो 100% सत्य है, अगर नहीं हुए हैं तो कुछ गलती हुई है।
हाँ ध्यान देंगे भैया, 52 हो गए हैं। तात्पर्य है कि जो हमारा लेखन होता है वो 52 वर्णों का होता है, परंतु जो उच्चारण होता है वो सिर्फ 45 वर्णों का ही होता है। आज आप लोगों ने देखा था, कह सकते हैं कि ये संपूर्ण जो हमारा वर्णमाला था ये पूर्ण हो चुका है। जो प्रश्न आने वाले थे वो आपको बता दिए गए हैं। फर्जी की बकवास बताने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो भैया इसे आप लोग देखें, कुछ सीखें इससे, और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, हमारे अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।